তাবলিগের নিজামুদ্দিন মার্কাজে ঢুকে পড়লেন এক মহিলা সাংবাদিক। তারপর যা হলো, মুসলমানদের তাবলিগ জামাত এমন একটি জামাত যে জামাত নিয়ে কোনোদিনই তেমন হইচই ছিল না, কিন্তু করোনা মহামারীর সময় সংবাদ শিরোনামে চলে আসে এই নিরীহ জামাতটি। এ নিয়ে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম বিভিন্নভাবে তাবলিগ জামাত নিয়ে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি, বিশ্লেষণ ইত্যাদি জাতির সামনে তুলে ধরেন। এর মধ্যে অধিকাংশই ছিল বিভিন্ন অভিযোগ দিয়ে মোড়া। এরপর থেকেই তাবলিগ জামাতের প্রতি জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলের কৌতূহল বাড়তে থাকে তবলিগীদের সান্নিধ্যে আসা এবং তাদের সম্বন্ধে জানার আগ্রহ। এই ধারাকে অনুসরণ করতে গিয়ে দৈনিক ভাস্কর অনলাইনের এক মহিলা সাংবাদিক দিল্লি স্থিত নিজামুদ্দিন মরকজে গিয়েছিলেন একটি স্টোরি নিউজ করার জন্য, কিন্তু সেখানে তাকে বিনয়ের সাথে এই বলে আটকে দেওয়া হয় যে কোনো মহিলাকে এখানে একাকী আসতে দেওয়া হয় না, তবে আসতে চাইলে অবশ্যই তার সঙ্গে তার রক্তের সম্পর্কিত কোনো পুরুষ থাকতে হবে, অর্থাৎ ভাই, স্বামী অথবা ছেলে। কাজেই ওই মহিলা সাংবাদিককে নিরাশ হয়ে ফিরে আসতে হয়, কিন্তু তারপরেও তিনি তাবলিগ নিয়ে তার অনুভবের কথা প্রকাশ করেন। এই মহিলা সাংবাদিক হচ্ছেন মনীষা ভল্লা। এরপর আল্লাহ মিয়া কে ফৌজ जिसमें अकेली महिला के एंट्री नहीं, जालीदार टोपी, टखनों तक पायजामा, क्या है कोरोना में बदनाम हुई तबलीगी जमात की असलियत শিরোনাম দিয়ে একটি স্টোরি নিউজ করেন। নিউজটি হুবহু দর্শকদের সামনে তুলে ধরা হলো। তবে এখানে বলে রাখা ভালো যে মনীষা বল্লার প্রতিবেদনটি যিনি পাঠ করেছেন তিনি মনীষা নন, তিনি অন্য কেউ। দর্শকদের জন্য রইল হুবহু প্রতিবেদনটি। मुस्लिमों की एक ऐसी जमात जिनका विरोध उनके ही धर्म के लोग करते हैं। जालीदार टोपी, खुली दाढ़ी, टखनों तक पायजामा और ढीला कुर्ता इनकी पहचान है। इन्हें अल्लाह मियाँ की फौज कहते हैं। ये कई दिन, कई महीने या पूरे साल गश्त पर रहते हैं। इनका एक ही नारा है, अपनी जान अपना सामान। सुबह 7 बजे का वक्त, जगह दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन में दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामिक संस्था तबलीगी जमात का मरकज यानी हेडक्वार्टर। दुनिया भर में कई आने जाने से पहले लोग इसी मरकज में आते हैं। गुलाब के फूलों की लड़ियाँ, इत्र, दातून, सुरमा और जालीदार टोपियाँ दुकानों पर सजी हैं। बिरयानी की खुशबू मुझे अपनी तरफ खींच रही है। शाही टुकड़ा और शिरमार परोसा जा रहा है। सफ़ेद रंग की 7 मंजिला इमारत में अंदर जाने के लिए 2 दरवाजे हैं। एक दरवाजे पर काफ़ी चहल पहल है, लोग अंदर आ रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। दूसरे दरवाजे पर इक्का दुक्का लोग ही नज़र आ रहे हैं। मैं दूसरे दरवाजे से अंदर जाने की कोशिश करती हूँ। सामने 3 मौलाना मिलते हैं। मैं उनसे बताती हूँ कि मुझे तबलीगी जमात पर स्टोरी करनी है। उसी सिलसिले में यहाँ के किसी बड़े सरदार अधिकारी से बात करना चाहती हूँ। उन्होंने मुझसे पूछा, आप अकेली आई हैं या कोई मेल रिपोर्टर भी आपके साथ आया है? मैंने जवाब दिया, मैं अकेले ही आई हूँ। उधर से जवाब मिला, फिर लौट जाइए आप। मरकज़ में महिला ना तो अकेले आ सकती हैं और ना ही किसी से बात कर सकती हैं। किसी मेल रिपोर्टर के साथ आइएगा। जमात के ऑफिस के बाहर एक गन्ने के जूस वाले की दुकान है। कुछ देर के लिए मैं दुकान पर बैठ जाती हूँ और यहाँ आ जा रहे लोगों की एक्टिविटी समझने की कोशिश करती हूँ। कुछ लोग ई रिक्शा में सवार होकर यहाँ आ रहे हैं, कुछ लोग ऑटो में बैठकर तो कई लोग पैदल। मैंने दुकानदार से पूछा कि हर दिन यहाँ कितने लोग आते होंगे। दुकानदार ने बताया, इसकी गिनती मुश्किल है, सैकड़ों लोग हर दिन यहाँ आते जाते हैं। मेरे पास तबलीगी जमात के बारे में एक किताब इनसाइड द तबलीगी जमात थी। मैं दुकान पर बैठकर किताब पढ़ने लगी। कुछ देर बाद 15-16 साल के युवकों का एक ग्रुप दुकान पर आया। मैंने उससे पूछा, आप लोग कहाँ के रहने वाले हो? जवाब मिला, बागपात के। कितनी उम्र का व्यक्ति जमात से जुड़ सकता है? 15 साल की उम्र से लेकर किसी भी उम्र तक का।
मैं उन युवकों से पूछती हूँ कि तबलीगी जमात कैसे काम करती है। पहले वे असहज हो जाते हैं, फिर जब मेरे हाथ में जमात से जुड़े किताब दिखते हैं तो बातचीत के लिए तैयार होते हैं। वे बताते हैं हम हापुड़ गए थे, अभी वहीं से लौटे हैं। हमारे ग्रुप के एक अमीर होता है, वो ग्रुप का लीडर होता है। हम लोग अपनी हैसियत के मुताबिक घर से रुपए लेकर आते हैं। यहाँ आने पर हमसे पूछा जाता है कि आप लोग जमात लेकर जाना चाहते हो या काम करके लौटे हो। अगर हम जमात लेकर जाना चाहते हैं तो हमसे पूछा जाता है कि आपके पास कितने रुपए हैं। जितनी भी रकम हमारे पास होती है उसके मुताबिक हमें रुख यानी डायरेक्शन बताया जाता है कि फला जगह चले जाइए। हमारे जमात का एक नारा है, अपनी जान अपना सामान। इसका मतलब है किसी जगह जाने के लिए खुद ही खर्चा उठाना पड़ता है और सुरक्षा भी खुद करनी पड़ती है। जाने से पहले 3 दिन हम मरकज में रहते हैं। इसमें जहां हमें जाना होता है उस जगह की जानकारी दी जाती है, गश्त के नियम बताए जाते हैं। तबलीग जमात को लेकर ये भी कहा जाता है कि इन्हें बाकी दुनिया में क्या चल रहा है उससे कोई मतलब नहीं। यही वजह भी है कि इस्लाम की बाकी संस्थाएं इन्हें बहुत पसंद नहीं करती है। कहा जाता है कि भारत पाक बंटवारे, बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराने, शाहबानो केस, गुजरात दंगा के बाद भी इस जमात पर कोई खास असर नहीं हुआ। इन युवाओं से बातचीत में भी मुझे साफ पता चला कि इन्हें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। मैंने युवाओं से पूछा, अभी तो आप लोगों पढ़ने की उम्र है, घर के लोग मना नहीं करते घूमने से? हम अल्लाह की बात करने के लिए निकले हैं, घर वाले इसके लिए नहीं मना नहीं करते हैं। आप लोगों की उम्र कम है, लोग आपकी बात मान जाते हैं। जवाब मिला, दिन और अल्लाह की बातें सबसे बड़ी होती है। हम लोग अल्लाह की बातें करते हैं और उनकी बात हर कोई मानता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। यहाँ से जाने पर कहाँ रुकते हैं, लोगों से क्या कहते हैं? हम जहाँ जाते हैं उस गांव की मस्जिद में रुकते हैं। गांव के लोग ही हमारे लिए खाने पीने की व्यवस्था करते हैं। इसके बाद हम घर घर जाते हैं, लोगों से कहते हैं कि आप मस्जिद आइए, रोज़ 5 वक्त की नमाज पढ़िए। हम नमाज करने का तरीका सिखाते हैं, ज़रूरी आयतें याद करवाते हैं। बातचीत के बाद इनका ग्रुप मरकज़ के अंदर चला जाता है। मुस्लिम धर्म गुरु मौलाना खालिद रशीद बताते हैं, यह दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामिक जमात है। 150 देशों में इसके करोड़ों सदस्य हैं। एक गश्त में 8 से 10 लोग होते हैं। उससे एक अमीर होता है, वह टीम लीडर होता है। कहीं जाने पर टीम लीडर की बात करता है और बाकी लोग सुनते हैं। इसकी कोशिश होती है कि कोई नया आदमी इनसे जुड़े और 3 दिनों तक मस्जिद में इनके साथ रहे। क्या महिलाएं जमात में शामिल होती हैं? मौलाना खालिद रशीद बताते हैं, हाँ, महिलाएं जमात में शामिल होती हैं, लेकिन उन्हें अपने पति के साथ मरकज़ और गश्त में जाना होता है। अकेली महिला को गश्त में जाने की इजाज़त नहीं है। गश्त के दौरान बाकी लोग मस्जिद में रुकते हैं, लेकिन महिलाएं गांव में किसी मुस्लिम परिवार के घर में ठहरती हैं। क्या मैं गश्त में शामिल हो सकती हूँ? जवाब मिलता है, नहीं। तबलीगी जमात पर कोविड के बाद आई किताब इनसाइड द तबलीगी जमात के लेखक जिया उस सलाम बताते हैं, ये ऐसी संस्था है जो कभी कागजों पर काम नहीं करती है। इनकी कोई वेबसाइट नहीं है, कोई रजिस्टर नहीं है, कोई लेखा जोखा नहीं है। इसके सदस्यों के नाम की कोई सूची नहीं है। ये कभी मीडिया में नहीं जाते हैं, कभी कोई प्रेस नोट जारी नहीं करते हैं। इसके बाद भी पूरी दुनिया में इनके समागम या सालाना मीटिंग होती है। बांग्लादेश के बाद भारत के भोपाल में तबलीगी जमात का सबसे बड़ा समागम इज्तिमा होता है। कौन क्या करेगा, कहाँ जाएगा, क्या नहीं करेगा, पूरी दुनिया के तबलीगी जमात में यह बात जुबान से ही फैलाई जाती है। इसका मैनेजमेंट हमें बताता है कि आज के हाईटेक युग में भी 1920 के दशक की तरह काम कैसे किया जा सकता है। हालांकि इस जमात के ज्यादातर लोग गरीब परिवार से हैं, वे अशिक्षित हैं। इसके चलते कोई लोग का शोषण भी हो जाता है। हम मुसलमान कुरान और हदीस पढ़ते हैं, लेकिन इस जमात के लोग कुरान के अलावा फजाइल अमल को भी तरजीह देते हैं, जबकि
बाकी मुसलमान के लिए जो है वो कुरान है। इसकी बड़ी वजह यह है कि कुरान अरबी लैंग्वेज में है, ज्यादातर लोग इसे समझ नहीं पाते हैं, इसीलिए कुरान की कुछ आयतों को ट्रांसलेट करके फजाइले अमल में शामिल किया गया है। तबलीगी जमात क्यों बनी और कैसे? इस्लामिक स्कॉलर और जमाते इस्लामी हिंद के सचिव सैयद तनवीर अहमद बताते हैं, 20वीं सदी की शुरुआत में स्वामी दयानंद सरस्वती हिंदू धर्म में वापसी का अभियान चला रहे थे। दूसरी तरफ कई ऐसे मुसलमान थे जो हिंदू धर्म से आए थे और इस्लाम को ठीक से फॉलो नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उन्हें इस्लाम के बारे में जानकारी नहीं थी। ऐसे लोगों को इस्लाम के बारे में शिक्षित करने के लिए मोहम्मद इलियास कांदलवी ने 1927 में तबलीगी जमात की शुरुआत की। तबलीगी का मतलब अल्लाह का संदेश होता है, जबकि जमात का मतलब लोगों का समूह, यानी एक ऐसा समूह जो अल्लाह के संदेशों पर प्रचार प्रसार करे। तबलीगी जमात कई बार विवादों में रही है। कोरोना के दौरान इन पर कोविड फैलाने का आरोप लगा था। इसके बाद मरकज बंद कर दिया गया था। फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मरकज को खोला गया। 2021 में सऊदी अरब ने भी इस जमात पर बैन लगाया था।